हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप पढ़ाई मस्त चल रही है आपके एंड पे। एंड सर, यू आर पुशिंग योर सेल्फ टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सरकार पढ़ाई अगर अभी तरीके से कर दी तो माहौल जमने वाला है। एंड सर ध्यान देना, माहौल बनता नहीं, माहौल बनाया जाता है। आइए सरकार चैप्टर नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में। सर सेक्शन में 31 ने बोला टैक्स इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है। सबसे पहली बात, अगर आप गुड्स अप्लाई कर रहे हो तो ऐसे केस में जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व है वहां पर ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ द गुड्स आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और जहां पर मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व नहीं है वहां पर जब आपने गुड्स कस्टमर को अवेलेबल कराई, व्हेन द गुड्स वर डिलीवर्ड टू द कस्टमर, उस दिन या उससे पहले आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और हां, गुड्स के केस में ध्यान रखिएगा बच्चों, सर जहां पर सप्लाई ऑन अप्रूवल बेस पे हो रहा है, मतलब आप अपने यहां से भेज रहे हो, कस्टमर अप्रूव करेगा, उसके बाद सेल होगा। सेल ऑन अप्रूवल बेसिस या सेल ऑन रिटर्न बेसिस पर अगर है तो ऐसे केस में एक बार गुड्स जब निकलेगा तब डिलीवरी चालान के बेस पे निकलेगा। और इसके बाद में सर जब कस्टमर अप्रूवल दे देगा वो दिन, या सर 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, सर मतलब जिस दिन उसने अप्रूवल दे दी, सप्लाई हो गया वो दिन, या 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल विच एवर इज अर्लियर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ओके सर, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, सर्विसेज के बारे में बात कर रहा हूं। अगर मैं सर्विसेज के लिए बोला है क्या, इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड ऑन और बिफोर 30 डेज। सर 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस या डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस है, 30 दिन में आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और अगर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी की बात कर अगर मैं करूं तो वहां बोल दिया क्या 45 डेज के अंदर आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब देना ना, गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर आपके कस्टमर्स अनरजिस्टर्ड है, अगर आपके कस्टमर्स अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन ₹200, कितना बेटा? लेस देन ₹200, तो ऐसे केस में आप चाहे तो इनवॉइस इशू ना करें, पर अगर कस्टमर बोलता है कि मेरे को बिल चाहिए तो आपको बिल देना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, कस्टमर अगर रजिस्टर्ड तो ऐसे केस में तो इनवॉइस इशू करना ही करना है, भले इनवॉइस ₹1 का ही क्यों ना हो। सेकंड थिंग, सर ध्यान देना बेटा, अगर आपके कस्टमर्स अनरजिस्टर्ड है और वैल्यू सप्लाई इज लेस देन ₹200, लेस देन 200, ₹200 है तो भी बिल इशू करना पड़ेगा। क्लियर? 200 से कम है वैल्यू सप्लाई तो ऐसे केस में इनवॉइस इशू नहीं करोगे, चल जाएगा। पर डे एंड से पहले पहले आपको एक कंसोलिडेटेड इनवॉइस आइटम वाइज इशू करना पड़ेगा सर, सो दैट आपके सप्लाई तो रिकॉर्ड में आना चाहिए ना यार। देन सर अगर आप एग्जाम सप्लाई कर रहे हो या आप कंपोजिशन सप्लायर हो तो ऐसे केस में आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस। अच्छा, अगर कस्टमर ने आपको एडवांस दिया है तो जितना एडवांस दिया उसके रेस्पेक्ट में आप रिसीट वाउचर इशू करेंगे, और उस एडवांस में से अगर कुछ बाद में किसी कारण से आपको रिफंड देना पड़ गया तो उसके लिए आप रिफंड वाउचर इशू करेंगे। क्या इशू करेंगे बेटा? रिफंड वाउचर इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड अगेंस्ट सच एडवांस। क्लियर? अब सर ध्यान देना बेटा, अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट की लायबिलिटी आती है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट की लायबिलिटी आती है, और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला सप्लाई करने वाला पर्सन कौन है? अनरजिस्टर्ड। तो ऐसे केस में रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन उसको टैक्स तो पे करना ही करना है रिवर्स चार्ज में, सर खुद को खुद पे इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा। प्लस सर अगर ध्यान देना बेटा, सर गुड्स या सर्विस और बोथ अगर आपने सर ऐसी रिसीव करी जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट की लायबिलिटी आती है तो ऐसे केस में सर आपको पेमेंट वाउचर भी इशू करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर। क्लियर? तो सर रेसिपिएंट जो होगा उसको पेमेंट वाउचर भी इशू करना पड़ेगा, प्लस रेसिपिएंट को खुद पे इनवॉइस भी इशू करना पड़ेगा, प्लस रिवर्स चार्ज में टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा उसको। क्लियर? डन। अब सर इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स सर इनवॉइस कब इशू करना पड़ता है? जब सप्लायर, या तो सप्लायर आपको क्या करेगा बेटा? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेगा, सप्लायर रेसिपिएंट को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू करेगा, या फिर रेसिपिएंट पीरियडिकली पेमेंट करेगा सर विच एवर इज अर्लियर। तो सर या तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू कर रहा है सप्लायर, उस दिन उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा, या फिर रेसिपिएंट अगर पीरियडिकली पेमेंट कर रहा है तो पीरियडिकली पेमेंट आ रहा है उस दिन या उससे पहले उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्लियर? इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, ध्यान देना बेटा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 30 दिन का वक्त नहीं मिलता। नॉर्मली सर्विसेज में 30 दिन का वक्त मिलता है, पर यहाँ पे नहीं मिलता है। सर यहाँ पर इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा? अगर ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट फिक्स है बेटा तो ड्यू डेट या उससे पहले पहले आपको उतने अमाउंट के लिए इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। सेकंड, अगर कोई इवेंट फिक्स है जिसके होने पर रेसिपिएंट पे लायबिलिटी आती है फॉर मेकिंग पेमेंट टू द सप्लायर, तो ऐसे केस में जब वो इवेंट कंप्लीट होगा तो जितना अमाउंट ड्यू हो रहा है उस दिन या उससे पहले पहले सर उस इवेंट जिस दिन हुआ है उस दिन या उससे पहले पहले उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। और अगर ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ना ड्यू डेट फिक्स है ना कोई ऐसा इवेंट फिक्स है, तो ऐसे केस में जब रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करता है तब उतने अमाउंट का इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। क्लियर? अब इनवॉइस जो इशू करना उसका मैनर क्या होता है? सर गुड्स के केस में हमेशा ट्रिप्लीकेट कॉपी में इनवॉइस इशू होता है, ओरिजिनल कॉपी फॉर रेसिपिएंट, डुप्लीकेट कॉपी फॉर ट्रांसपोर्टर और ट्रिप्लीकेट कॉपी फॉर सप्लायर हिमसेल्फ। सर्विसेज में डुप्लीकेट कॉपी में इनवॉइस इशू होगा, ओरिजिनल फॉर रेसिपिएंट एंड
डुप्लीकेट फॉर सप्लायर इन केस ऑफ सर्विसेज। अब अगर आपने गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट करी है तो एक्सपोर्ट के केस में दो चॉइस होती है आपकी, या तो आप आईजीएसटी पे कर दो या फिर आपने बॉन्ड या एलयूटी साइन कर दिया बिफोर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, तो ऐसे केस में आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपको बिल के ऊपर लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ेगा सर, सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, अगर आपने आईजीएसटी पे करके एक्सपोर्ट किया तो, या फिर आपने बॉन्ड या एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग साइन करी और आपने आईजीएसटी पे नहीं किया तो लिखना पड़ेगा सप्लाई मेंट फॉर एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। क्लियर, जो भी अपने ऑप्शन लिया वो आपको लिखना पड़ेगा बिल के ऊपर। अब आ रहा है क्या, रिवाइज टैक्स इनवॉइस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही काम का पॉइंट है एग्जाम्स के लिए। रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है सर, मान लो 14 फेब को यू बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, तो सर जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए उसके 30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आपने मान लो 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और 5 मार्च को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो ऐसे केस में सर आपकी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी बेटा, 14 फेब होगी। अब 14 फेब को आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए, उसके 30 दिन में सिंस आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया था, इसलिए इफेक्टिव डेट होगी क्या, 14 फेब। अब 14 फेब से लेकर 4 मार्च तक जो भी आपने सप्लाई किया होगा उस पर नॉर्मल बिल इश्यू किया होगा, उन सब इन्वॉइसेस का रेफरेंस देते हुए आप रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। 5 मार्च के 1 महीने के अंदर आपको रिवाइज टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेंगे उन सब सप्लाईज के रेस्पेक्ट में जो आपने 14 फेब से लेकर 4 मार्च के बीच में सप्लाई किया है। क्लियर, और उन रिवाइज टैक्स इनवॉइस के बेस पे कस्टमर को क्रेडिट मिल जाएगा। क्लियर, और अगर आपके कस्टमर्स अनरजिस्टर्ड है तो आप चाहे तो आइटम वाइज एक कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस भी इशू कर सकते हो, जिसकी वजह से सर कस्टमर को क्रेडिट तो चाहिए नहीं पर आपके सारे सप्लाईज ऑन रिकॉर्ड आ जाएंगे थ्रू टैक्स इनवॉइस। क्लियर, डन सरकार। अब आइए कंटेंट ऑफ द इनवॉइसेस और वाउचर, यह दे रखा है सर टैक्स इनवॉइस और रिवाइज टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसीट वाउचर, रिफंड वाउचर, पेमेंट वाउचर, इसके कंटेंट दे रखे, एक बार इसको रीड कर लेना, कोई खास बात कोई टफ बात इसके अंदर नहीं है, कोई टेक्निकल बात नहीं है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर आपके कस्टमर्स अनरजिस्टर्ड है, अगर आपके कस्टमर्स अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में कस्टमर का नाम, एड्रेस और स्टेट की जरूरत तभी होती है इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई इज ₹50,000 और मोर। क्लियर, 50,000 से कम अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई तो ऐसे केस में कस्टमर का नाम, एड्रेस और स्टेट अगर नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा सर, वो अगर बोलता तो लिख देना बेटा। क्लियर, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है। पर इसमें एक नोटिफिकेशन इशू हुआ कि इफ यू आर सप्लाइंग द गुड्स और सर्विस बोथ थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, अगर कोई सर्विसेज आप सप्लाई करो, सॉरी अगर आप कोई सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो सर थ्रू ईसीओ, या ईसीओ खुद सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, या सर ओआईडीआर सर्विस सप्लायर सर्विसेज सप्लाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसे केस में इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई टैक्स इनवॉइस जो इशू करना है रजिस्टर्ड पर्सन को, उसमें नाम और एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट अलोंग विद इट्स पिन कोड एंड नेम ऑफ द स्टेट लिखना पड़ेगा, और जो आपने एड्रेस लिखा है इसको ही एड्रेस ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा। क्लियर, तो अगर आपके कस्टमर कौन है, अनरजिस्टर्ड है सर, नॉर्मली नाम, एड्रेस और स्टेट लिखने की जरूरत नहीं होती अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 50,000। पर अगर आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हो, या आप खुद ईसीओ हो सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, या फिर आप ओआईडीआर सर्विस दे रहे हो, तो ऐसे केस में इररेस्पेक्टिव वैल्यू सप्लाई आपको कस्टमर का नाम, उसका एड्रेस, पिन कोड ये लिखना पड़ेगा, एंड सर जो आपने एड्रेस लिखा है वही उसका एड्रेस ऑन रिकॉर्ड माना जाएगा। सरकार आइए एचएसएन कोड की रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर आपका प्रेसिडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर वाज अप टू ₹5 करोड़ तो आपको 4 डिजिट एचएसएन कोड लिखना पड़ेगा, और अगर मोर देन ₹5 करोड़ था तो आपको 6 डिजिट एचएसएन कोड लिखना पड़ेगा। सर भली बिल ऑफ सप्लाई इशू करो या टैक्स इनवॉइस इशू करो, सेम प्रोविजन अप्लाई होते हैं। पर सर अगर आपका प्रेसिडिंग ईयर में टर्नओवर वाज अप टू ₹5 करोड़ और अगर आपके कस्टमर अनरजिस्टर्ड है तो ऐसे केस में आप एचएसएन कोड नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। सर अब आता है क्या, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, बड़ा सुंदर पॉइंट है। मान लो मैं अपनी सप्लाई जो कर रहा हूं, मेरी दुकान पे जो सप्लाई कर रहा हूं वो कुछ गुड्स टैक्सेबल है, कुछ क्या एग्जम्प्ट है, तो ऐसे केस में मैं चाहूं तो अगर मेरे कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, तो मैं चाहूं तो सिंगल इनवॉइस इशू कर सकता हूं, ऊपर लिख दूंगा क्या, इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई, और सर ऐसे केस में उस बिल के थ्रू में टैक्सेबल सप्लाई भी दे सकता हूं और एग्जाम सप्लाई भी दे सकता हूं एक ही इनवॉइस के थ्रू। क्लियर, अलग अलग बिल इशू करने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, इसमें कंटेंट क्या होगा, जो टैक्स इनवॉइस में या बिल ऑफ सप्लाई में या स्पेशल केस में जो इनवॉइस इशू होता है उसमें जो कंटेंट होता है वही इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई का भी कंटेंट होगा, ऐसा है यहाँ लिखा है। क्लियर, अब सर अगर मान लो एडवांस रिसीव हुआ और आपको पता है सर्विसेज के केस में एडवांस अगर रिसीव होता है तो टैक्स पे करना पड़ता है। अब ऐसे केस में जब एडवांस आपने दिया तब ये नहीं पता कि कस्टमर मेरे से इंट्रास्टेट सप्लाई लेगा कि इंटरस्टेट सप्लाई लेगा, तो ऐसे केस में एक बार मैं उसको इंटरस्टेट मानते हुए आईजीएसटी पे करूंगा। अच्छा, अगर मैं मल्टीपल सप्लाईज करता हूं और सर अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है मेरी सप्लाईज पर, नहीं पता कि वो कौन सी सप्लाई लेने वाला, तो एक बार अगर ये डिटरमाइन नहीं है तो सर ऐसे केस में एक बार 18% टैक्स पे करना पड़ेगा, एडवांस रिसीव होता है सर्विसेज में तो। क्लियर, डन। अब सर कुछ स्पेशल केस में एनी अदर डॉक्यूमेंट भी अलाउड है इंस्टेड ऑफ इनवॉइस, तो सर सबसे पहली बात वो कौन कौन से लोग हैं, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, इनको बोल दिया क्या, इन्होंने सर आपको पता है ना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी इशू कर देते हैं, उसी को बिल मानते हैं, अलग से टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं, इनको फैसिलिटी दी कि आप चाहे तो मंथली बेस पर एक मंथली
कंसोलिडेटेड इनवॉइस भी इशू कर सकते हो। क्लियर? और आपने कोई स्टेटमेंट भी इशू कर दिया, उसको मान लेंगे हमने इनवॉइस इशू कर दिया है, इसमें सीरियल नंबर नहीं हुआ चल जाएगा, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट नहीं हुआ चल जाएगा, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन जो टैक्स इनवॉइस में होती है वो सब आपको मेंशन करनी पड़ेगी। और हाँ सर, अगर आपने इसको इस डॉक्यूमेंट को फिजिकली इशू किया तो भी चल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली इशू किया तो भी चल जाएगा। और यस, ध्यान रखना बेटा, इनवॉइस में वो नॉर्मली सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर रिक्वायर्ड होता है, पर अगर आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हिसाब से अगर आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू किया, होता ना बैंक स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ही आपने इशू कर दिया, तो ऐसे केस में सर उस पर सिग्नेचर की जरूरत नहीं होती है। देन जीटीए जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है बाय गुड्स यूजिंग द गुड्स कैरेज और बाय रोड अगर वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो ऐसे केस में सर जीटीए को बोला है क्या, जीटीए विल इशू द टैक्स इनवॉइस। अब साथ में कंसाइनमेंट नोट भी इशू करना पड़ता है जीटीए को। अब कंसाइनमेंट नोट में इंफॉर्मेशन क्या क्या होगी, ग्रॉस वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, नेम ऑफ द कंसाइनर एंड कंसाइनी, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द गुड्स कैरेज जिसके अंदर गुड्स जा रहा है बेटा, देन डिटेल्स ऑफ द गुड्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड, प्लेस ऑफ ओरिजिन और डेस्टिनेशन का इंफॉर्मेशन कि कहां से गुड्स ओरिजिन हो रही, कहां जा रहा है, जीएसटी नंबर ऑफ द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, भले जीटीए लायबल है, कंसाइनर लायबल है, कंसाइन लायबल है, कौन लायबल है उसमें लिखना पड़ेगा, प्लस रूल नंबर 46 जो नॉर्मल इनवॉइस की इंफॉर्मेशन वो तो सारी होनी चाहिए बेटा। फिर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस के केस में बोल दिया क्या, जैसे फ्लाइट का टिकट हो गया, ट्रेन का टिकट हो गया, जहां टैक्स लगता है वहां बोल दिया क्या, अगर सीरियल नंबर नहीं हुआ चल जाएगा, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट नहीं हुआ चल जाएगा, बाकी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो आपने टिकट इशू किया है उस टिकट को ही सर हम टैक्स इनवॉइस मान लेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉनिकली टिकट इशू किया है यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ऐसे केस में सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर नहीं हुआ तो भी चल जाएगा, उस टिकट को वैलिड इनवॉइस माना जाएगा। अब सर मूवी जब हम देखने जाते हैं मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में, तो वहां पर जो टिकट आपको इशू होता है सर वो इलेक्ट्रॉनिक टिकट को ही क्या मान लेंगे, टैक्स इनवॉइस मान लेंगे, उसमें डिटेल्स ऑफ द रेसिपिएंट रिक्वायर्ड नहीं है सर, उस टिकट को ही टैक्स इनवॉइस मान लेंगे, उस पर भी सिग्नेचर की जरूरत नहीं है अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली इशू हुआ है। और अगर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के अलावा किसी और थिएटर में आप जा रहे हो तो वो लोग भी चाहे तो सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, नॉर्मल थिएटर वाले भी। अब डिलीवरी चालान क्या होता है, जहां पे भी मूवमेंट ऑफ द गुड्स हो रहा है सर, जैसे आप गुड्स रिपेयरिंग के लिए भेज रहे हो, जॉब वर्कर के लिए भेज रहे हो, या फिर आप सर लिक्विड गैस ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, जहां पे जब रिमूवल हो रहा है तब क्वांटिटी नहीं पता कितनी गैस सप्लाई करने वाले हो आप, या फिर किसी और पर्पज के लिए आप गुड्स को कहीं और भेज रहे हो अदर देन फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई, तो ऐसे केस में टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा। ऐसे केस में क्या इशू होगा बेटा, डिलीवरी चालान। खास बात, डिलीवरी चालान के सारे कंटेंट वही होते हैं जो टैक्स इनवॉइस के कंटेंट होते हैं, वो सारे कंटेंट डिलीवरी चालान के भी होते हैं। बस फर्क ये है कि टैक्स इनवॉइस इश्यू करते ही टाइम ऑफ सप्लाई आ जाता है, टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है, पर डिलीवरी चालान इश्यू करते वक्त सर आप पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आता है, कोई लायबिलिटी नहीं आती, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं होती है, पर ये भी सीरियल नंबर होना चाहिए और सारे वो कंटेंट जो टैक्स इनवॉइस में तो सारे इसमें भी होने चाहिए सर। अब डिलीवरी चालान भी 3 कॉपी में होगा, ओरिजिनल फॉर कंसाइनी, डुप्लीकेट फॉर ट्रांसपोर्टर, ट्रिप्लीकेट फॉर कंसाइनर। अब सर ध्यान देना बेटा, कभी भी गुड्स एसकेडी और सीकेडी कंडीशन मतलब कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन या सेमी नॉकडाउन कंडीशन में ट्रांसपोर्ट होती है, या गुड्स बैचेस में या लोड्स में अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ऐसे केस में सर सिस्टम क्या होता है, सुनना बात को ध्यान से, जब भी फर्स्ट लोड इश्यू होता है या फर्स्ट सर आपका कंसाइनमेंट इश्यू होता है, तो ऐसे केस में पूरे लोड का कंप्लीट सप्लाई का आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है, पर वो टैक्स इनवॉइस का ओरिजिनल कॉपी आप कस्टमर को नहीं भेजोगे। जब लास्ट लोड जाएगा तब ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इनवॉइस जाएगा कस्टमर को, और जब लास्ट लोड कस्टमर को रिसीव होता तभी उसको आईटीसी मिलता है, हमने पढ़ा हुआ आईटीसी के केस में। सेकंड बात सर, जब हर लोड जाएगा तो हर उस इंडिविजुअल लोड का आपको डिलीवरी चालान बनाना पड़ेगा और फोटोकॉपी ऑफ द ओरिजिनल इनवॉइस साथ में लगानी पड़ेगी, और ऐसे लोड जाएंगे, और जब लास्ट लोड जाएगा तब उस लास्ट लोड का डिलीवरी चालान प्लस ओरिजिनल इनवॉइस जाएगा उस लास्ट लोड के साथ में, और उस लास्ट लोड जब कस्टमर को रिसीव होता है तब उसको आईटीसी मिलेगा। अब ध्यान से यहाँ समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट लोड जब निकला तब टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ता है, मतलब टाइम ऑफ सप्लाई तो आ गया कब, फर्स्ट लोड इश्यू करते वक्त ही, और आईटीसी रेसिपिएंट को कब मिलेगा, जब लास्ट लोड उसको रिसीव हो तब। क्लियर, डन। आइए सरकार, गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, जब सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस होता है उसमें एक सर्कुलर दे रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं कपड़े बेचता हूं बेटा, या होलसेल में ज्वेलरी बेचता हूं, आई एम ए होलसेलर, और होलसेल कपड़े या होलसेल ज्वेलरी मैं कस्टमर के यहाँ लेके जाता हूं, उसको पसंद आता तो वो मेरे से परचेस करता, नहीं पसंद आता तो मैं ले जाता हूं दूसरी दुकान पे बेटा। तो मैं एक एग्जांपल दे के समझाता हूं, इस सर्कुलर मैंने एग्जांपल दिया आपको। जैसे कपड़े का एग्जांपल, मान लो मैं अपनी एक वैन है, मारुति वैन, वो किडनैपर्स वैन बोलते हैं ना बेटा उसको, सर जैसे लोग वैसी सोच सरकार। अब उस वैन के अंदर मैंने 1000 शर्ट रख दिए, मैं होलसेलर बेटा अलग अलग दुकान पे जाके उनको बेचता हूं, तो ऐसे केस में मैं 1000 शर्ट जब मॉर्निंग में अपनी दुकान से लेके निकलूंगा तब 1000 शर्ट का डिलीवरी चालान इशू करूंगा, साथ में बिल बुक हाथ में रखूंगा। अब हाथ में मतलब साथ में रखूंगा बेटा, ऐसा नहीं ड्राइव करते वक्त हाथ में बिल बुक रखनी है यार सर। अब ऐसे केस में जब मैं शोरूम पे गया, मैं कस्टमर के यहाँ गया, कस्टमर को शर्ट 200 पसंद आया, 200 शर्ट मैंने बेचा, उसी टाइम उसका इनवॉइस इशू कर दूंगा 200 शर्ट का। आगे किसी दूसरी दुकान पे गया, वहां पे उसको 300 शर्ट पसंद आया, 300 का बिल इशू कर दूंगा। अब नेक्स्ट दुकान पे गया, नेक्स्ट दुकान मान लो दूसरे स्टेट में थी बेटा,
तो दूसरे स्टेट वाले ने सर मेरे से 300 शर्ट और परचेज कर लिए, तो 300 शर्ट का मैं टैक्स इनवॉइस इशू कर दूंगा। अच्छा, सिंस मूवमेंट ऑफ द गुड्स दूसरे स्टेट में हुआ है, दूसरे स्टेट में सेल किया मैंने, तो वो इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, वहां आईजीएसटी लगा दूंगा मेरा, और अपने स्टेट में जो सेल हुआ उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाऊंगा। अब जब शाम को रिटर्न हो रहा हूं तब ऑफिसर ने अगर मान लो मेरी गाड़ी वेरीफाई करी तो मैं उसको बता सकता हूं कि देखिए 1000 शर्ट में लेके गया था, उसका डिलीवरी चालान ये रहा, फिर 200 शर्ट मैंने यहां बेची, 300 शर्ट मैंने यहां बेची, 300 मैंने यहां बेची, सर टोटल मैंने 800 शर्ट बेच दी, 200 शर्ट मेरे पास अभी है, आप चेक कर लीजिए, एवरीथिंग इज ओके। सर माहौल के साथ ये सर्कुलर खत्म होता है। अब सेम पॉइंट यहां पे भी लिखा हुआ है, सेम सर्कुलर को रेफर करते हुए यहां बोला है, अगर कोई आर्टिस्ट, जैसे मान लो मैं पेंटिंग बनाता हूं, आपको पता ना सर इतनी शानदार पेंटिंग बनाता हूं कि देख ले कोई अगर तो उसका दिमाग खराब हो जाए, दिमाग खराब मतलब उसको मजा आ जाए सर। अबे ओ सर, अब ऐसे केस में जब मैं पेंटिंग बना के बेचता हूं तो सर कोई आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है, उसमें मेरी पेंटिंग हैंग हो रही है साहब, सर कोई आर्ट एग्जीबिशन हो रहा है, उसने मेरे से बोला कि साहब आपकी पेंटिंग यहाँ पे हैंग करनी है, हमारे को एग्जीबिशन में लगानी है। अब सर पेंटिंग जब एग्जीबिशन में लगाऊंगा तब ऐसे केस में जिसको पेंटिंग पसंद आएगी वो रखेगा, नहीं पसंद आएगी तो कोई बात नहीं साहब, वो खरीद लेगा सर उस टाइम अगर उसको पसंद आ रही तो ऐसे केस में जब मेरे यहाँ से पेंटिंग एग्जीबिशन में जा रही है तो वो सेल ऑन अप्रूवल बेस पे जा रही है, ऐसे केस में सेल तो हुआ नहीं बेटा अभी, तब ऐसे केस में मेरे को डिलीवरी चालान इशू करना पड़ेगा। मान लो 100 पेंटिंग जा रही तो 100 पेंटिंग का डिलीवरी चालान इशू करूंगा। अब पेंटिंग हैंग करी गई कहां पर, एग्जीबिशन में, वहां पे मान लो सर 100 में से 70 पेंटिंग्स बिक गई, तो सर 70 पेंटिंग है, जब जब बिकेगी पेंटिंग मैं रेस्पेक्टिव इनवॉइस इशू करता जाऊंगा रेस्पेक्टिव कस्टमर को, और ऐसे केस में लास्ट में 30 यूनिट्स बच गई, 30 यूनिट मेरे पास वापस आ जाएगी। ऐसे केस में क्या होगा, जब 100 यूनिट गई थी तब 100 का डिलीवरी चालान था, आते वक्त 30 रह गई तो 70 का मेरे पास टैक्स इनवॉइस है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। जो ऊपर हमने पॉइंट पढ़ा था वही सर्कुलर यहाँ पे भी रेफर किया गया, क्लियर। अच्छा, एग्जीबिशन वाले सिंस उस आर्ट गैलरी के अंदर एग्जिबिट करने के लिए मेरी पेंटिंग को लगाने के लिए मेरे को कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहे, इसलिए जब मेरे यहाँ से पेंटिंग वहां जाएगा तब कोई सप्लाई नहीं हुआ है, देयर इज नो कंसिडरेशन एट ऑल, तो ऐसे केस में डिलीवरी चालान के थ्रू गुड्स वहां जाएगा। ओके, जब पेंटिंग बिकेगी तब टैक्स इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। ये क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट सेक्शन में 34 बोलता है क्या सर। पहली बात तो सर क्रेडिट नोट की बात कब आएगी, डेबिट नोट की बात कब आएगी। सर पहले बात कर लेते हैं हम किसकी, क्रेडिट नोट की। सर अगर मैंने जो टैक्स इनवॉइस इशू किया है उसमें जो वैल्यू ऑफ सप्लाई जो लिखा है वो ज्यादा लिख दिया, या फिर टैक्स जो चार्ज किया वो ज्यादा लिख दिया मैंने, क्लियर। या फिर सर गुड्स या सर्विस जो मैंने सप्लाई करी थी दोज वर फाउंड टू बी डेफिशिएंट, या कभी सेल रिटर्न हो गया, तो इन केसेस में सर जितना वैल्यू कम हो रहा है, जितना टैक्स कम हो रहा है, जितना अमाउंट सर कुल मिला के उसको कस्टमर को मैं रिटर्न कर रहा हूं उतने का मैं क्या करूंगा, क्रेडिट नोट इश्यू करूंगा, क्लियर। अब जितना क्रेडिट नोट मैंने इश्यू किया है उतना मेरी लायबिलिटी जीएसटी की कम हो जाएगी, पर सर उतना प्रोपोर्शनल रेसिपिएंट को आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, क्रेडिट नोट इशू करने का एक टाइम लिमिट दे रखा है, जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड वो टैक्स इनवॉइस था उस फाइनेंशियल में तो मैं टैक्स इनवॉइस के अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू कर ही सकता हूं। उसके बाद फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न व्हिचएवर इज अर्लियर, है ना भाई, उसके बाद में क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाऊंगा, क्लियर, डन। सरकार नेक्स्ट बेटा, क्रेडिट नोट के बेस पर मेरी लायबिलिटी कम हुई है, रेसिपिएंट ने उतना प्रोपोर्शनल आईटीसी रिवर्स किया होना चाहिए, नहीं तो मेरी लायबिलिटी कम ना हो पाएगी, मैं जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इशू नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट सर, डेबिट नोट की बात कब आएगी, अगर मैंने वैल्यू जो चार्ज करी बिल में वो कम चार्ज करी थी, कोई एस्केलेशन क्लॉज की वजह से वैल्यू बढ़ गई बाद में बेटा, या फिर टैक्स जो मैंने चार्ज किया वो कम चार्ज कर दिया गलती से, तो एक्स्ट्रा टैक्स के लिए मैं डेबिट नोट इशू करूंगा। वो डेबिट नोट के बेस पर रेसिपिएंट को आईटीसी मिल जाएगा, और खास बात अगर वो एलिजिबल तो आईटीसी मिल जाएगा बेटा, खास बात डेबिट नोट के बेस पर मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, और डेबिट नोट इशू करने का कोई टाइम लिमिट नहीं दे रखा, डन। सरकार अब अगर कोई मेडिसिन एक्सपायर हो गई है, टाइम एक्सपायर्ड ड्रग्स या मेडिसिन अगर रिटर्न होती है तो उसके केस में प्रोसीजर क्या है। अच्छा, ये एग्जांपल इसमें मेडिसिन का दे रखा है, पर कोई भी गुड्स अगर रिटर्न होती है तो उसके केस में ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूं बेटा। सबसे पहली बात ये, सर मैन्युफैक्चरर ने दवाई बनाई, दवाई बना के डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास गई, होलसेलर से कहां गई साहब दवाई, रिटेलर के पास, और रिटेलर से कंज्यूमर के पास गई। अब सर मान लो रिटेलर के पास कोई दवाई रह गई या डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर वगैरह के पास कोई दवाई रह गई जो एक्सपायर हो गई, तो एक्सपायर दवाई को क्या होता है सर, इसके सर इनके रूल्स बने हुए हैं कि वो एक्सपायर दवाई मैन्युफैक्चरर को रिटर्न लेनी पड़ेगी, और सर उतना अमाउंट जो एक्सपायर दवाई का था वो वापस इन अपने कस्टमर्स को रिटर्न करना पड़ेगा। अब ऐसे केस में जीएसटी का क्या होगा, टैक्स इनवॉइस का क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन का क्या होगा, सर समझने की कोशिश करना। जब रिटेलर दवाई रिटर्न करेगा होलसेलर को, तो ऐसे केस में सर होलसेलर जितनी दवाई आ रही है उसके पास में उतनी दवाई का क्रेडिट नोट इश्यू करेगा, किसके लिए, रिटेलर के लिए बेटा, और रिटेलर डिलीवरी चालान के थ्रू दवाई यहां रिटर्न कर देगा। सेम वे होलसेलर जो दवाई रिटर्न कर रहा है किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर क्योंकि जीएसटी के अंदर डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कौन इश्यू कर सकता है बेटा, जो सप्लायर है वही डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इश्यू करता है बेटा। तो सर सप्लायर था कौन, डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर ने दवाई बेची थी ओरिजिनली किसको, होलसेलर को, तो सर जितनी दवाई रिटर्न हो रही है उतनी वैल्यू का क्रेडिट नोट इश्यू करेगा कौन,
डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को, और जब डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न करेगा दवाई किसको, मैन्युफैक्चरर को, तो मैन्युफैक्चरर जितनी दवाई रिटर्न हो रही है उसका क्रेडिट नोट इशू करेगा किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को बेटा। क्लियर। अब क्रेडिट नोट इशू हो गया तो क्रेडिट नोट के बेस पर मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी कम हो जाएगी बच्चों। क्लियर। जितना अमाउंट का क्रेडिट नोट इशू किया है, पर कंडीशन क्या है सर, उतना क्रेडिट नोट उसके रेसिपिएंट ने रिवर्स, उतना आईटीसी रेसिपिएंट ने रिवर्स किया होना चाहिए सारे केस में बेटा। क्लियर। अब खास बात, अब दवाई आ गई मैन्युफैक्चरर के पास, अब दवाई वो मैन्युफैक्चरर क्या करेगा बेटा, पैकिंग चेंज करेगा और बेच देगा कस्टमर को, ऐसा नहीं, उन दवाई को क्या करना पड़ता है, डेस्ट्रॉय। अब उन दवाई को अगर उसने डेस्ट्रॉय कर दिया तो ऐसे केस में उन दवाई के मैन्युफैक्चर करने पे जो भी इनपुट्स उसको काम आए थे, इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स, उनका प्रोपोर्शनेट आईटीसी उस मैन्युफैक्चरर को रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर एच बोलता है कि गुड्स लॉस्ट, डेस्ट्रॉयड, स्टोलन, क्लियर, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सिंपल आईटीसी नहीं मिलता तो उतने प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट का आईटीसी उसको रिवर्स करना पड़ेगा। क्लियर, डन। ये तो हो गया आपका क्रेडिट नोट वाला खेल। पर सर आपको पता है क्रेडिट नोट इशू करने का एक टाइम लिमिट दे रखा है। टाइम लिमिट क्या है, फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 30 नवंबर या एक्चुअल फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, उसके बाद आप क्रेडिट नोट इश्यू नहीं कर सकते हो। और सर मान लो दवाई एक्सपायर हुई 3 साल बाद, तो 3 साल बाद अगर दवाई रिटर्न करनी तो कैसे रिटर्न करेंगे, तो ऐसे केस में जैसे रिटेलर जब रिटर्न करेगा होलसेलर को, तो मान लेंगे रिटेलर ने उतनी दवाई बेची है किसको, होलसेलर को, होलसेलर ने दवाई जो रिटर्न करी डिस्ट्रीब्यूटर को मान लेंगे उसने बेची है दवाई, एंड डिस्ट्रीब्यूटर ने जब दवाई रिटर्न करी मैन्युफैक्चरर को तो मान लेंगे उसने दवाई बेची है इतनी, और बेचने में टैक्स इन्वॉइस इशू कर देंगे। तो जब रिटेलर टैक्स इन्वॉइस इशू करेगा होलसेलर को, तो एक तरह से सर जितना उनके परचेज पे टैक्स पे किया था उतनी आईटीसी उसने ली होगी बेटा। अब जितनी दवाई रिटर्न करा उतने का टैक्स इन्वॉइस इशू करेगा, मतलब उतना प्रोपोर्शनेट आईटीसी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा बच्चा। तो ये टैक्स इन्वॉइस इशू करेगा, होलसेलर उसका क्रेडिट लेगा बेटा, होलसेलर टैक्स इन्वॉइस इशू करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट ले लेगा बेटा। डिस्ट्रीब्यूटर जब दवा रिटर्न करेगा मैन्युफैक्चरर को, तब सर डिस्ट्रीब्यूटर की सेल लायबिलिटी आ जाएगी, मतलब अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूटर का आईटीसी रिवर्स हो गया उतना प्रोपोर्शनेट। एंड सर जब दवाई रिटर्न हो गई किसके पास, मैन्युफैक्चरर के पास, तो मैन्युफैक्चरर के पास जब दवाई आएगी उसका वो आईटीसी नहीं ले पाएगा। क्यों नहीं ले पाएगा, क्योंकि इन दवाई को वो क्या करने वाला, डेस्ट्रॉय, और सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज नंबर एच ब्लॉक क्रेडिट बोलता है क्या, जो गुड्स आप डेस्ट्रॉय कर रहे हो उसका आपको कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। तो जब दवाई रिटर्न होगी तो उन दवाई के परचेज, दवाई के बिल पर जो टैक्स लिखा होगा उसका आईटीसी मैन्युफैक्चरर को नहीं मिल पाएगा। क्लियर, डन। तो क्रेडिट नोट वाले केस में और ये टैक्स इन्वॉइस वाले केस में बस फर्क इतना सा है कि सर जब क्रेडिट नोट के थ्रू गुड्स रिटर्न होता है तो ऐसे केस में उन दवाई के मैन्युफैक्चर करने पे जो इनपुट स्टेज पे जो आईटीसी लिया था वही रिवर्स करना पड़ता है। पर जब टैक्स इन्वर्स के थ्रू जब दवाई आ रही है तब ऐसे केस में वो दवाई की जो पूरी वैल्यू थी उस पर जो जीएसटी का अमाउंट था उतना आईटीसी उस रेसिपिएंट, उस मैन्युफैक्चरर को अल्टीमेटली रिवर्स करना पड़ता है, उतना आईटीसी नहीं मिलता बेटा। बस ये फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। ये फैसिलिटी दे रखी है ये सर्कुलर के थ्रू। अच्छा, ये सर्कुलर जो मैंने बताया, नो डाउट सर्कुलर वाज फॉर एक्सपायर्ड मेडिसिन और ड्रग्स, ये किसी और गुड्स के में, सारे गुड्स के केस में आप अप्लाई कर सकते हो। सर आइए, क्रेडिट नोट एंड रिफंड वाउचर इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा, सर ये भी सर्कुलर दे रखा है। सिंपल सा बात, ये जब कोरोना हुआ था सर, फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ था तब ये सर्कुलर आया था, पर ये सर्कुलर तो अभी भी एप्लीकेबल हो सकता है ना सर। अगर मान लो कोई आपने सप्लाई ऑफ गुड्स किया, उसके लिए टैक्स इन्वॉइस इश्यू कर दिया और बाद में किसी कारण से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, तो सर ऐसे केस में जो आपने टैक्स इन्वॉइस इश्यू किया उसके रेफरेंस को देते हुए आप क्रेडिट नोट इश्यू कर देना, तो उतनी लायबिलिटी सप्लायर की कम हो जाएगी। पर कंडीशन क्या है, रेसिपिएंट ने ऑब्वियसली आईटीसी लिया ही नहीं होगा, तो सर उसको न तो टैक्स का क्रेडिट लेना ना उसको आईटीसी लेना बेटा। हाँ है ना भाई, डन। तो क्रेडिट नोट इश्यू कर देना। अब सप्लायर ने ओरिजिनल टैक्स इन्वॉइस के बेस पे टैक्स पे कर दिया था, तो ऐसे केस में अब जब वो क्रेडिट नोट इश्यू करेगा तब या तो अपनी लायबिलिटी उसी महीने की जो थी, जिस महीने में उसने क्रेडिट नोट इश्यू किया उस महीने की लायबिलिटी से उतना लायबिलिटी कम हो जाएगा, या फिर अगर लायबिलिटी नहीं है तो एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स वाले हेड में वो सेलेक्ट करके वो रिफंड ले सकता है उतने टैक्स का जितना उसके क्रेडिट नोट के थ्रू लायबिलिटी कम हो रही है बेटा। हाँ है ना भाई। तो सप्लायर क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा और उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी से जिस महीने में क्रेडिट नोट इशू किया उस महीने की लायबिलिटी कम कर देगा, फिर लायबिलिटी नहीं है उस महीने की तो उस महीने में रिफंड ले लेगा बेटा। और अगर सर्विसेज की बात करूं मैं आपसे, सर्विसेज के केस में अगर एडवांस रिसीव हुआ था और एडवांस रिसीव होने पर अगर मान लो आपने एडवांस वाउचर इशू किया तो एडवांस वाउचर के केस में सर्विस सप्लायर ने टैक्स पे कर दिया होगा, फिर सब्सिक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हुआ तो जितना अमाउंट आपने रिफंड किया उतने रिफंड के रेस्पेक्ट में आपने रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा। और सर जो रिफंड वाउचर आपने इशू किया है उसकी वजह से आपका जो टैक्स आपने पे किया था गवर्नमेंट को उसका आपको रिफंड मिल जाएगा, एंड रिफंड ऑफ एक्सेस पेमेंट ऑफ टैक्स कैटेगरी में आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। सेम वे अगर सर्विस सप्लाई आपने करी थी और सर्विस सप्लाई के केस में आपने कस्टमर को टैक्स इन्वॉइस इशू कर दिया था एडवांस रिसीव होने पर, और ऐसे केस में बाद में कॉन्ट्रैक्ट अगर कैंसिल होता है तो ऐसे केस में आप टैक्स इन्वॉइस के अगेंस्ट क्रेडिट नोट इशू कर देना। अगर एडवांस के केस में रिसीट वाउचर इशू किया तो सर रिफंड वाउचर इशू कर देना। टैक्स इन्वॉइस इशू कर दिया था तो सर क्रेडिट नोट इशू कर देना, और क्रेडिट नोट के रेस्पेक्ट में आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी जिस महीने में आपने क्रेडिट नोट इशू किया उस महीने में, या फिर
अगर लाइबिलिटी नहीं तो यू कैन क्लेम द रिफंड ऑफ द टैक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्लियर, डन। सरकार ये कहानी खत्म होती है। अब आइए ई इनवॉइस थ्रू गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट, अगर किसी एसएससी का इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 onward, ध्यान देना बेटा, ई इनवॉइस सर अगर किसी भी एसएससी का इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स अगर एग्रीगेट टर्नओवर वाज एक्सीडिंग रुपीज 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर था उसका, अगर तो ऐसे केस में जितनी भी वो B2B सप्लाई कर रहा है, अगर उसके कस्टमर रजिस्टर्ड है या फिर वो एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स या सर्विस का, तो ऐसे केस में उन सारी सप्लाईज के रेस्पेक्ट में उसको ई इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। अब ई इनवॉइस क्या होता है सर? गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट से, तो गवर्नमेंट नोटिफाइड वेबसाइट पे आपको जाके जैसे ई इनवॉइस 1.gst.gov.in ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी वेबसाइट बनी हुई है, यहां पे आप जाएंगे, वहां पे सर गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आपको जो अपनी इनवॉइस की सारी इंफॉर्मेशन है, वहां पे आप फॉर्म नंबर GST INV 01 नंबर का फॉर्म दे रखा है, वहां पे आप सारी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। सर जैसे वहां पे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे आपको एक सर IRN नंबर जनरेट होगा, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, वो इनवॉइस रेफरेंस नंबर को यूज करते हुए QR कोड जनरेट हो जाएगा, और सर इसको बोलते हैं क्या, और वो QR कोड आपके इनवॉइस पे आपको प्रिंट करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा सर अगर आपने सॉफ्टवेयर ले रखा तो, और वो ई इनवॉइस हो गया। क्लियर, इस ई इनवॉइस को आपको देना पड़ेगा अपने कस्टमर को। ध्यान देना पड़ा, जिन लोगों को ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट है उनको ई इनवॉइस के फॉर्म में ही इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। एनी अदर इनवॉइस अगर उन्होंने इशू किया तो ऐसे केस में मानेंगे उन्होंने इनवॉइस ही इशू नहीं किया। क्लियर, मतलब ध्यान देना पड़ा सर, एक तो इनवॉइस नहीं इशू करने की पेनल्टीज लगेगी उस सप्लायर पे अगर उसने ई इनवॉइस इशू नहीं किया तो, और सेकंड थिंग रेसिपिएंट को उस इनवॉइस के बेस पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, ITC नहीं मिलेगा, क्योंकि उस इनवॉइस को इनवॉइस ही नहीं मानेंगे अगर ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट थी और अगर आपने ई इनवॉइस नहीं दिया कस्टमर को तो। क्लियर, सेकंड लास्ट बात, डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट कॉपी में कोई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ई इनवॉइस है तो ई इनवॉइस के बेस पे काम चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती है। क्लियर, अच्छा, प्लस इन फॉलोइंग पर्सन के केस में ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। फर्स्ट, SEZ यूनिट, SEZ यूनिट के लिए बोला है, डेवलपर को ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं बेटा, SEZ यूनिट को ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। सेकंड थिंग, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग NBFC, सर GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर्स, देन सर मूवी का एग्जिबिट कर रहे हो आप इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, एंड सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोकल अथॉरिटी को ये प्रोविजन ऑफ ई इनवॉइस अप्लाई नहीं होते, तो इन लोगों को जिनको ई इनवॉइस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते इनको अपने इनवॉइस में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि वी हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ ई इनवॉइस ऑल्दो हमारा टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से अबोव है, इसलिए हमको ई इनवॉइस की जरूरत नहीं है। क्लियर, क्योंकि हमको एग्जेम्पशन दे रखा है। क्लियर, डन। अच्छा, एक सर्कुलर ने क्लेरिफिकेशन दिया, बोला क्या, जैसे ये बैंकिंग कंपनी एक एग्जांपल के लिए, अब बैंकिंग कंपनी को एग्जाम किया है फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ ई इनवॉइस, तो बैंकिंग कंपनी कोई भी काम करे तो ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है, बैंकिंग सर्विस के लिए ही ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो बोल दिया इस सर्कुलर ने क्या कि ये जो एंटिटीज एग्जेम्प्टेड है, ये पूरी एंटिटी एज अ होल एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम द इशुएंस ऑफ ई इनवॉइस। मतलब बैंकिंग कंपनी फॉर एग्जांपल कुछ भी काम करे, जैसे बुलियन सेल किया तो भी ई इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है इनको, भले ही B2B सप्लाई करे। क्लियर, डन। आइए सरकार, टैक्स इनवॉइस टू हैव अ डायनामिक QR कोड। अब डायनामिक QR कोड क्या होता है बेटा, जिन एसएससी का ये B2C सप्लाई के केस में अप्लाई होता है, अगर किसी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड अगर एक्सीड किया था कितना, 500 करोड़ बेटा, कितना भाई, 500 करोड़, तो ही डायनामिक QR कोड के प्रोविजन लगेंगे। तो जितना भी B2C सप्लाई करे, अगर उनके कस्टमर अनरजिस्टर्ड है, उनको जो भी गुड्स या सर्विस ये बेच रहे हैं, उनको डायनामिक QR कोड अपने इनवॉइस पे लगाना पड़ेगा। अच्छा, डायनामिक QR कोड क्या होता है बेटा, कुछ नहीं सर, हम लोग जैसे किसी दुकान पे जाते हैं तो पेटीएम से पेमेंट करते हैं, पेटीएम UPI वगैरह कुछ भी, तो वहां पे जो QR कोड दिखता है आपकी दुकान पे होता है ना, सर ये QR कोड है, इसको स्कैन करके पे कर दो, तो वहां जब हम स्कैन करते हैं वो होता है स्टैटिक QR कोड। सर उसको जब हम स्कैन करते हैं तब आपको अमाउंट खुद को फिल करना पड़ता है, कितना अमाउंट पे करना, अच्छा इतना अमाउंट पे करना, फिर आप पे करते हो। सर डायनामिक QR कोड में क्या होगा, इसको इनवॉइस से ही लिंक कर दिया जाएगा, तो सर आपके इनवॉइस के लिए वो यूनिक डायनामिक QR कोड हो गया। हर इनवॉइस के लिए सेपरेट QR कोड होता है। वहां पर नॉर्मल जब आप पेटीएम UPI वगैरह जब आप नॉर्मली दुकान पे देखते हो उनका QR कोड, तो होता है स्टैटिक QR कोड, हर कस्टमर के लिए वही QR कोड है। यहाँ पे हर इनवॉइस पर QR कोड अलग होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डायनामिक QR कोड। अब सर ये QR कोड क्या होता है, आपके इनवॉइस से लिंक होता है, आपके इनवॉइस से लिंक करके वो QR कोड आपकी इनवॉइस के लिए जनरेट हुआ है, आप उसको स्कैन करेंगे और वन गो में डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे, आपको पेमेंट पंच करने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट इन इंडिया, डायनामिक QR कोड के प्रोविजंस को इंट्रोड्यूस किया है। और हाँ, B2C सप्लाई के केस में अप्लाई होता है ये। अच्छा सर, डायनामिक QR कोड के लिए यहाँ पे एक बोल दिया पॉइंट कि सर अगर इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग द डायनामिक QR कोड ऑन द इनवॉइस, अगर आपने किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू आपने डायनामिक QR कोड कस्टमर को अवेलेबल करा दिया जिसको स्कैन करके वो पेमेंट कर सकता है, तो ऐसे केस में सर कस्टमर जो उस
कस्टमर ने जो पेमेंट किया है उसका क्रॉस रेफरेंस आप इनवॉइस में दे देना, हम ये मान लेंगे कि आपने डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरा किया है, आपको डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करने की जरूरत नहीं है इनवॉइस पे। अगर आपने डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा दिया था कस्टमर को, तो जैसे आप बिग बाजार, स्मार्ट बाजार वगैरह में जाएंगे तो उनका जो पोस्ट मशीन होता है ना सर, उस पोस्ट मशीन पे ही आप देखना वो क्यूआर कोड वहां पे डिस्प्ले आ जाता है बच्चों। हाँ है ना भाई, उसको क्यूआर कोड को आपने स्कैन करके पेमेंट करो या मत करो, भले कैश से पेमेंट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑप्शन कस्टमर को अवेलेबल करवाना पड़ेगा ऐसा सप्लायर्स को। क्लियर, ये हो गया डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस। अब सुनना बात को ध्यान से, डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग पर्संस। सर, इंश्योरेंस, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, जीटीए, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस सप्लायर्स एंड सर मल्टीप्लेक्स स्क्रीन में जो मूवी एग्जिबिट कर रहे हैं उसका टिकट के लिए जो टिकट जो इश्यू होता है उस पर डायनेमिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट, ओआईडी सर्विस सप्लायर हुआ लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो इन लोगों को डायनेमिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। अच्छा ध्यान देना बेटा, सर हमने जो ई इनवॉइस के लिए पॉइंट पढ़े थे वहां पे भी ये 4.4 लोग थे बेटा। क्लियर, यहां पे ये पर्सन एक्स्ट्रा है और वहां पर एसजेड यूनिट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी एक्स्ट्रा है बेटा। बाकी 4 पॉइंट दोनों के लिए सेम है, याद करने में इजी रहेगा आपको। अब सर डायनेमिक क्यूआर कोड को लेके कुछ सर्कुलर इशू है, तो 2 सर्कुलर थे, वो भी तुम्हें समझा देता बच्चा हर एक पॉइंट। सबसे पहली बात, सर डायनेमिक क्यूआर कोड किन सप्लाई पर अप्लाई होता है? B2C सप्लाई में अप्लाई होता है। पर अगर सर मान लो मैंने कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है, सर्विसेज एक्सपोर्ट करी है, तो वहां पे डायनेमिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है। सर भले ही कस्टमर अनरजिस्टर्ड आउट ऑफ इंडिया है, फिर भी डायनेमिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं, वहां पर ई इनवॉइस के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उसको B2B सप्लाई माना गया है। सरकार फिर क्या क्या पैरामीटर आपको फैच करना पड़ेंगे इन द डायनेमिक क्यूआर कोड? सर सप्लायर का जीएसटी नंबर, यूपीआई आईडी, बैंक अकाउंट ऑफ द पेई एंड आईएफएससी कोड ऑफ द बैंक, देन इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टोटल इनवॉइस वैल्यू, जीएसटी अमाउंट अलोंग विद द ब्रेकअप ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सेस। क्लियर सर, और डायनेमिक क्यूआर कोड इस तरह से होना चाहिए कि कस्टमर उसको पेमेंट कर पाए स्कैन करके। ओके, अब सर इसके रिगार्डिंग कुछ बातें आगे और आएगी, हम बात करते हैं सर। देन सर इफ द यहां बोला है सर, मैं तुम्हें समझाता हूं मुझे अपनी लैंग्वेज फटाफट। सर अगर कस्टमर, अगर सप्लायर ने क्या किया बेटा, किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू डायनेमिक क्यूआर कोड कस्टमर को अवेलेबल करा दिया, तो ऐसे केस में चलेगा ना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे केस में कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है वो उस क्यूआर कोड को स्कैन करके पे करे, कैश से पे करे, किसी भी मोड से पे करे, कोई तकलीफ नहीं है। जो पेमेंट किया उसका क्रॉस रेफरेंस अगर अपने बिल पे दे दिया तो हम मान लेंगे कि डायनेमिक क्यूआर कोड की प्रोविजंस आपने फॉलो कर लिए हैं। सर डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट नहीं करोगे बिल पे चल जाएगा, पर अगर इनवॉइस जनरेट होने के बाद अगर कस्टमर पेमेंट करा तो इनवॉइस पे डायनेमिक क्यूआर कोड आपको प्रिंट करना ही पड़ेगा। क्लियर, नेक्स्ट सर बेटा, इफ द सप्लायर makes available to the customer an electronic mode of payment like UPI collect, UPI intent etc बेटा, तो ऐसे केस में ध्यान देना बेटा। अगेन मैं बता रहा हूं, कोई भी ऑनलाइन मोड का फैसिलिटी आप कस्टमर को अलाउ कर दो, पर सर आपको अगर बिल पहले प्रिंट हो रहा है तो उस पर डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करना ही पड़ेगा। और अगर पहले कस्टमर पेमेंट कर रहा है तो उसको डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा दो। अब वो पेमेंट कैसे भी करे उसकी कंसर्न है, उसकी इच्छा है बेटा, पर उस पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस आपको इनवॉइस दे देना, तो मान लेंगे डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को आपने पूरा कर लिया है। क्लियर, फिर मैंने बताया आपको क्या सर, यहाँ सर्कुलर बोलते क्या, इज जनरेशन और प्रिंटिंग ऑफ डायनेमिक क्यूआर कोड ऑन B2C सप्लाई मैंडेटरी फॉर प्रीपेड इनवॉइसेज, वेयर सर क्या प्रीपेड इनवॉइस पे डायनेमिक क्यूआर कोड प्रिंट करने की जरूरत है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वहां पर प्रीपेड अगर मतलब कस्टमर पहले पेमेंट कर रहा है फिर इनवॉइस प्रिंट हो रहा है, तो ऐसे केस में डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू आप डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा दो सर, और पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस बिल पे दे देना, हम मान लेंगे कि डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को आपने फुलफिल कर लिया है। अब सर अगर मान लो कोई सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रही है, किसी और ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू हो रही है, जिसने ई कॉमर्स ऑपरेटर ने या उस ऑनलाइन एप्लीकेशन ने डायनेमिक क्यूआर कोड के अवेलेबल करा दिया कस्टमर को, तो क्या सप्लायर, देखो सप्लायर सप्लाई कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब ई कॉमर्स ऑपरेटर ने अगर डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा दिया कस्टमर को, तो क्या सप्लायर को अपने इनवॉइस पे डायनेमिक क्यूआर कोड अलग से लिखना पड़ेगा? यस, आंसर इज यस। भले ही ई कॉमर्स ऑपरेटर ने डायनेमिक क्यूआर कोड कस्टमर को अवेलेबल करा दिया है, उससे कोई कंसर्न नहीं है, सप्लायर को अपने इनवॉइस पे डायनेमिक क्यूआर कोड डिस्प्ले करना पड़ेगा, या फिर कस्टमर अगर पेमेंट पहले करता है तो ऐसे केस में उस पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस देना पड़ेगा ऑन दी इनवॉइस बेटा। आइए सर, एक और सर्कुलर इशू है जब डायनेमिक क्यूआर कोड एक्चुअली अप्लाई होने वाले थे उससे पहले। सर बोला क्या, सबसे पहली बात, अगर कस्टमर आपके यूआईएन होल्डर से बेटा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन होल्डर्स बेटा नंबर, तो यूआईएन होल्डर्स को रजिस्टर्ड पर्सन नहीं माना जाता है। रजिस्टर्ड पर्सन मींस एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी अदर देन यूआईएन होल्डर्स, तो इसलिए उनको B2C सप्लाई मानेंगे, अनरजिस्टर्ड पर्सन मानेंगे। और ऐसे केस में आप अगर यूआईएन होल्डर को सप्लाई कर रहे हो कोई भी गुड्स या सर्विस, तो B2C सप्लाई मानते हुए वहां डायनेमिक क्यूआर कोड के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे। सेकंड पॉइंट सर, अब यूपीआई आईडी जो होता है बेटा, अब यूपीआई आईडी के अंदर ऑलरेडी बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ब्रांच का नंबर उसमें वैसे भी लिंक होता है, तो क्या अलग से बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड अलग से उसमें आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी क्यूआर कोड के अंदर, जैसे यहाँ लिखा था ना सर,
कि वोट ऑल पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी कंटेंट इन डायनेमिक क्यूआर कोड, यहाँ लिखा था ना सप्लायर का यूपीआई आईडी, पेज, बैंक अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी। तो अब इसकी जरूरत नहीं है अगर आपने सप्लायर का यूपीआई आईडी लिखा है तो बेटा, वैसे भी ये एक सिंगल बैंक से लिंक होता है बेटा, इसलिए इसकी जरूरत नहीं होगी, बताया है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट बोलेगा क्या, अगर मान लो पेमेंट जो कलेक्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट कर रहा है या एनी अदर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू कलेक्ट द पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, तो ऐसे केस में सर क्या यूपीआई आईडी सप्लायर का लगाया जाएगा? नहीं भाई, जिसके अकाउंट में पैसा जाने वाला है, जैसे ईसीओ के अकाउंट में पैसा पहले पैसा जाएगा या फिर किसी थर्ड पर्सन के अकाउंट में पैसा जाना है सप्लायर की डायरेक्शन पे, तो ऐसे केस में जिसके अकाउंट में पैसा जाने वाला है उसका सर यूपीआई आईडी लिंक किया जाएगा इन द डायनेमिक क्यूआर कोड। फिर सर अगर मैंने कोई सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया वाले पर्सन को सर्विसेज दी है और वो मान लो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के डेफिनेशन नहीं आ रही एज पर आईजीएसटी एक्ट, तो कोई बात नहीं, सिंस कस्टमर आउट ऑफ इंडिया है, अब भले वो एक्सपोर्ट के स्कोप में नहीं आ रहा है, फिर भी वहां डायनेमिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि जो कस्टमर आउट ऑफ इंडिया है वो उस डायनेमिक क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट इंडिया में कर ही नहीं पाएगा, उसको आरबीआई अप्रूव्ड मोड ऑफ पेमेंट से ही पेमेंट करना पड़ेगा, इसलिए वहां डायनेमिक क्यूआर कोड की जरूरत नहीं होगी। देन सर जैसे बिग बाजार वगैरह मैंने एग्जांपल ऑलरेडी आपको दे चुका हूं, रिटेल सेल्स काउंटर जहां पर सर कस्टमर जो है वो पेमेंट पहले करता है, इनवॉइस बाद में जनरेट होता है बेटा, इनवॉइस नंबर बाद में ही जनरेट होता है बेटा। सर जैसे आप स्मार्ट बाजार या बिग बाजार में गए, वहां पे क्या होगा, पहले आप सारे गुड्स का पेमेंट करेंगे, उसके बाद ही इनवॉइस जनरेट होता है बेटा। तो सर जैसे डायनेमिक क्यूआर कोड में मैंने बोला क्या, इनवॉइस नंबर भी आपको देना पड़ेगा। अब इनवॉइस जनरेट कब होगा, जब कस्टमर पेमेंट करेगा उसके बाद, और कस्टमर पेमेंट करने के लिए उसको डायनेमिक क्यूआर कोड देना पड़ेगा। सर ऐसे केस में बोल दिया क्या, आपने किसी डिजिटल डिस्प्ले के थ्रू डायनेमिक क्यूआर कोड अवेलेबल करा दिया जिसको स्कैन करके कस्टमर पेमेंट कर सकता है, तो ऐसे केस में यूनिक ऑर्डर सेल्स नंबर जो होगा बेटा, क्या है बेटा सर, इनवॉइस नंबर की जगह आप यूनिक ऑर्डर आईडी या सेल्स रेफरेंस नंबर डाल देना सर, और पेमेंट का क्रॉस रेफरेंस उसमें डाल देना। हम मान लेंगे कि आपने डायनेमिक क्यूआर कोड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर दिया है, वहां पे इनवॉइस नंबर को लिंक करने की जरूरत नहीं है। सर लास्ट, अगर मान लो पार्ट पेमेंट पहले कर दिया और पार्ट पेमेंट बाद में कर रहे हो, या फिर आपने कुछ एडवांस पेमेंट कर रखा है, बाकी पेमेंट बाद में करो, या कोई एडजस्टमेंट है जैसे कोई वाउचर है, कोई डिस्काउंट कूपन एक्सेट्रा है, तो ऐसे केस में क्यूआर कोड में जो आपको अमाउंट लिंक करना है वो नेट अमाउंट पेएबल ही लिंक करना है। ऑब्वियसली मान लो ग्रॉस अमाउंट पेएबल था 10,000 रुपए और नेट अमाउंट पेएबल है कितना, 6,000 रुपए, तो 6,000 ही तो लिंक करेंगे बेटा हम, क्योंकि कस्टमर को स्कैन करके पेमेंट कितना करना है 6,000, तो 6,000 ही आपको उसके अंदर लिंक करना है उस डायनेमिक क्यूआर कोड में बेटा। क्लियर, डन। सरकार ये आपके सारे प्रोविजंस रिगार्डिंग डायनेमिक क्यूआर कोड भी खत्म होते हैं अब। आई होप ये सारे सर्कुलर फटाफट सारे पॉइंट खत्म समझ में आया आपको बेटा। आइए, प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, सेक्शन 32 बोलता है इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी यू कांट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। सेकंड थिंग, इफ यू आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो ऐसे केस में आप कस्टमर से टैक्स जो कलेक्ट करेंगे वो उतना ही कलेक्ट करेंगे जितना टैक्स बनता है। क्लियर, जैसे 18% टैक्स है फॉर 50% एग्जीबिशन है, तो 9% टैक्स कलेक्ट करना, 9% ही कस्टमर से लेंगे, उससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। देन अमाउंट ऑफ टैक्स टू बी इंडिकेटेड इन द टैक्स इनवॉइस एंड अदर डॉक्यूमेंट, जो भी आप टैक्स इनवॉइस या अदर डॉक्यूमेंट इशू करेंगे उसमें टैक्स का अमाउंट हमेशा अलग से इंडिकेट करना पड़ेगा। आप कभी भी इंक्लूसिव टैक्स का बिल इशू नहीं कर सकते हो। फैसिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट टू द रेसिपिएंट, गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है सर स्पेसिफाइड क्लास ऑफ पर्संस को, जिनको कस्टमर को कोई स्पेसिफाइड डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट अलाउ प्रोवाइड कराना पड़ेगा कस्टमर को फॉर मेकिंग द पेमेंट, जैसे डायनेमिक क्यूआर कोड प्रोवाइड किया गया बेटा। हाँ है ना भाई, डन। इसी के साथ भारत माता की जय। और सर क्या लिखा है यहाँ पे लास्ट में, आगे बढ़ने की भूख होगी तभी तो पढ़ने की भूख होगी, इसलिए सर मस्त होके पढ़ो, खुश होके पढ़ो, और ध्यान देना बेटा आप पढ़ाई करो मतलब कुछ आगे बढ़ रहे हो। क्लियर सर, जिस दिन जो चैप्टर आपने खत्म किया समझना उतना आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, इसलिए मस्त होके पढ़ो, खुश होके पढ़ो। एंड सर आर ऑल प्रेयर्स आर फॉर यू गाइस। सरकार ध्यान दीजिएगा बेटा, यही वो वक्त है जब अपने आप को आप प्रूव कर पाएंगे। जिस दिन रिजल्ट आएगा वो तो सर अलग बात है, रिजल्ट तभी अच्छा आएगा जब आज आप मेहनत करेंगे। तो आज जो आप मेहनत कर रहे हो ये सक्सेस होगी, आज जो आप मेहनत कर रहे हो ये प्रूव करेगा दुनिया को कि आप कुछ भी कर सकते हो। सो लगा दो अपना पूरा दम माहौल के साथ, वी ऑल आर विथ यू, हमारी सारी प्रेयर्स आपके साथ है। एंड सर माहौल के साथ पहुंचा दो इन लेक्चर को सारे स्टूडेंट के साथ जो सीए या सीएस या सीए में इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे, क्योंकि दीज लेक्चर्स आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर योर रिवीजन। ऑल द बेस्ट गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार, कर हर मैदान फतेह। माहौल